गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, देश में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात हो रही है, क्योंकि एआई समिट जो है वो भारत यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, राइट। इस बीच में बहुत सारी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई एआई समिट के रिगार्डिंग। आप सबने सुना भी होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो चाइना ने बनाई थी उन्होंने खुद की क्लेम करने की कोशिश करी। बट अगर हम कुछ नेगेटिव चीज़ों को साइड कर देना, तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर इस एआई समिट के माध्यम से सामने निकल कर आए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि एआई से ना हमें डरना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं भारत एआई में अपने फ्यूचर को देखता है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी मानव की। क्या होता है मानव? देखो, मानव के अंदर ना उन्होंने मानव की फुल फॉर्म देने की कोशिश करी। इनफैक्ट मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कल को आपको एआई के रिगार्डिंग कभी मेंस में क्वेश्चन आए, तो आप यहाँ पे मानव की फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मानव का मतलब है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, यानी कि हम चाहते हैं एआई मॉरल और एथिकली काम करे। ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन से आपका नेशनल सॉवरेनिटी, ए से एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, और आपका वी से है वैलिड एंड लेजिटिमेट। कहने का पॉइंट पता क्या है? हम चाहते हैं कि एआई इस तरह से काम करें जो ह्यूमैनिटी को सर्व करे। एआई इंसानों की वजह से है, इंसान एआई की वजह से नहीं है। एआई के अंदर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। एआई बल्कि एक मल्टीप्लायर का काम करे, सबके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए। खासकर अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर होनी चाहिए क्या? ट्रांसपेरेंसी। जो रूल्स होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम, जिस देश से डेटा निकल के आया है ना, उसी देश के राइट्स होने चाहिए उस डेटा के ऊपर। इसी को हम बोलते हैं नेशनल सॉवरेनिटी। तो प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है कि एआई के अंदर हमारा विजन होना चाहिए ह्यूमन सेंट्रिक। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एआई लेकर आया है हमारे सामने। एंड अगर हमने उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली हमें फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि एआई से बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, पर बहुत सारी नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी। तो हमें यहाँ पे अगर हम सही डायरेक्शन में काम करेंगे, एक फ्यूचर को हम यहाँ पे देख के चलेंगे, तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, डेट है आज की 20 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो लॉगर हेड टर्टल्स के बारे में है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक लोकेशन समझाना चाहूँगा। इधर आएंगे, आप जरा इस मैप को देखिए। ये दरअसल में ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आपको मैप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर एक कोस्ट में ना एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे कैबो वर्डे। अब यहाँ पर एक 17 साल लंबी स्टडी कंडक्ट करी गई, ये देखने के लिए कि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में हो रहा है ना, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आखिर जो हमारे लॉगर हेड टर्टल्स होते हैं उनके ऊपर। इसीलिए स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतना लंबा समय इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज से आपके ओशन गर्म हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है लॉगर हेड टर्टल्स के ऊपर, ये यहाँ पे समझने की कोशिश करी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लॉगर हेड टर्टल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं लॉगर हेड टर्टल। हालांकि पिक्चर में आपको ये थोड़े रेडिश ब्राउन कलर के देखने को मिल रहे होंगे, पर इनके कलर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार येलोइश पैटर्न में इनका थोड़ा सा होता है। अब इनका नाम सर ये लॉगर हेड टर्टल क्यों आया? क्योंकि एक्चुअली पता क्या है, इनके पास बहुत ही बड़ा सा सर होता है, और साथ साथ इनके जॉज बड़े ही पावरफुल होते हैं। तो जैसे ना आप किसी चीज़ को तोड़ सकते हो, तो इसी वजह से इनका नाम आया है लॉगर हेड टर्टल। कोई भी इनका यहाँ पे किसी को इनको क्रश करना हो, तो बहुत आराम से क्रश कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ना जो आपके हार्ड शेल वाले इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनकी शेल थोड़ा मजबूत होती है, उनको भी ये तोड़ पाएंगे। तो दैट इज़ वाई ज़्यादातर ये उन्हीं को कंज्यूम करते हैं। पर इसके अलावा आपका जेली फिश और बाकी सबको कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट ये प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं। इसीलिए क्या बन जाते हैं? ओमनीवरस, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स को भी कंज्यूम कर लिया और अपने जो प्लांट्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्होंने कंज्यूम किया। दुनिया भर के अंदर काफ़ी वाइड स्प्रेड आपको यही सी टर्टल स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी ये टेम्परेट रीजन, बेसिकली टेम्परेट ओशियन, सब ट्रॉपिकल ओशियन, इनमें आपको पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन भी करते हैं। कई के बार ये हज़ारों माइल्स इस तरह से पानी के अंदर तैरते हुए यहाँ पे चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है कि आपको ये एक की स्टोन स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी।
कीस्टोन का मतलब होता है जो उस इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका जो फीडिंग का साइकिल है ना, जब जब ये फीड करते हैं उससे कहीं ना कहीं कैल्शियम रिसाइकिल होता है और बाकी अलग अलग मेरीन लाइफ को ये सपोर्ट करता है। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN स्टेटस के अंदर इनका आपको वनरेबल स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। WPMA शेड्यूल 1 के अंतर्गत है। एंड आपका जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें आपको ये अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे इनके ऊपर थ्रेट्स भी फेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मछली पकड़ते समय इनको यहाँ पे कैच कर लिया जाता है, हैबिटेट का खत्म होने का खतरा रहता है, पोल्यूशन हो गया बोट्स की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि जो 17 साल लंबी स्टडी हुई है उसमें क्या हमारे सामने आया। देखो, उसमें कुछ बातें जो सामने आई ना वो ये हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आप नोटिस करना कि इनका ना बॉडी का साइज कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी बॉडी छोटी होती जा रही है। अब जैसे अडल्ट फीमेल है, अगर उनका साइज छोटा होगा तो कहीं ना कहीं एग प्रोडक्शन भी उनका छोटा होगा और इस वजह से वो काफी कम एग्स प्रोड्यूस कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन खतरे में हो जाएगी क्योंकि उतना पॉपुलेशन जनरेट होगा ही नहीं। एग प्रोडक्शन कम हो जाता है, ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। नॉर्मली जो फीमेल्स होती है ना, ये जो लॉगरहेड टर्टल्स, ये नॉर्मली इनका पहले 2 साइकिल बाद ये आपका ब्रीडिंग करती थी, पर अब ये 4 साल में एक बार करेंगी। तो भाई डेफिनेटली वो ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पॉपुलेशन फिर से कम हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन टेम्परेचर बढ़ रहा है उस वजह से भी क्या हो रहा है, ये नेस्टिंग इनकी है वो जल्दी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सीजन पूरा लंबा खिंच जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉगरहेड टर्टल्स के ऊपर। तो क्लियर आपको एक लिंकेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है बीट द हीट। अब बीट द हीट तो आप समझ गए होंगे। देखो जैसे जैसे आपकी गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसके साथ लड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ हमारे अर्बन शहरों की, ठीक है, जो हमारे शहर होते हैं। अब इनमें एक दिक्कत पता क्या आती है, इनमें एक दिक्कत आती है अर्बन एरियाज के अंदर, वो है अर्बन हीट आइलैंड की। अब आप लोगों को पता होगा कि देखो यार, गांव का क्षेत्र थोड़ा सा ठंडा है पर जैसे शहर वाले क्षेत्र की तरफ आए वहां थोड़ी गर्मी हो जाती है। उसका रीजन पता क्या है, यहाँ का टेम्परेचर ना आसपास के एरिया से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली ज्यादा ही देखने को मिलता है। उसका रीजन यही है कि आपने कोई सारा का सारा कंक्रीटाइजेशन कर दिया है शहरों के अंदर, आपने कोई ग्रीन स्पेसेस आपने छोड़ी ही नहीं, है ना। तो एक्विफायर्स आपने खत्म कर दिए, आपने पॉन्ड्स लेक्स वगैरह सब खत्म कर दी, तो भाई गर्मी तो होएगी होएगी। टेम्परेचर आसपास के रीजन से थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इस हीट के साथ हम यहाँ पे प्रॉपरली लड़े। तो एक्चुअली ना बीट द हीट एक तरह का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव है जो कोशिश करता है कि कैसे अर्बन हीट रेजिलियंस की तरफ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सस्टेनेबल कूलिंग की जा सकती है। जैसे कई बार पता क्या हो सकता है, हम अपनी छतों को इस तरह से बना सकते हैं, अपने घरों को इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आपने घर इस तरह से बना दिया कि उसमें गर्मी जो है वो ट्रैप रह जाती है। जैसे शीशे के आपने घर बना दिए, कई बार उसमें गर्मी फंस जाती है। फिर ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़ा सा अपने अगर अपने रूम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो नेचुरल वेंटिलेशन का काम करें तो थोड़ी सी ठंडी ठंडक रहती है आपके पास, ठीक है ना। क्लाइमेट के हिसाब से आपने अपने आप को प्लान कर लिया। तो एक्चुअली ना ये जो प्रोग्राम था इस बार जो COP30 था ब्राजील की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, वहां पर इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था और इसको सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अपने कूल कोएलिशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो कोशिश यही है कि भाई एक तो अपने जो शहर हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अपने कम करें, एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा हों और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अडॉप्ट करें ताकि लोगों को इस तरह से परेशानी ना आए इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने से। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाता है एक तो हीट रिस्क असेसमेंट, कहीं ना कहीं आप तो समझो हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ दिक्कत है एंड उस हिसाब से उन चीज़ों को अपनी बिल्डिंग कोड्स के अंदर और अर्बन प्लानिंग के अंदर आप उनको इंटीग्रेट करो। फिर अर्बन ग्रीनिंग करो, ठीक है ना। ट्री कवर को बढ़ाओ शहरों के अंदर। पब्लिक स्पेसेस में शेडिंग वाली जो जहाँ पे आपके पेड़ों की शेड आती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अपनी छतों को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा बनो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसके अंतर्गत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनफैक्ट WHO का भी बीट द हीट है, ये भी कहीं ना कहीं बात करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ये सेपरेट है पर WHO का भी एक बीट द हीट कैंपेन है। वो बात करता है कि जो भी आपके वर्कर्स होते हैं उनका सेहत का ध्यान रखना चाहिए गर्मी के समय के ऊपर, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका ध्यान होना चाहिए। तो वो तो बात करता है WHO, बट ये इन जनरल हमने जो बात करी जो COP30 के कॉन्टेक्स्ट में ये पता होना चाहिए। अभी इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्चुअली पता क्या है, अभी महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस ये किया है कि उसकी 30 सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने बीट द हीट इनिशिएटिव को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब नोटिस कर पाओगे भारत की तरफ से टोटल 44 इंडियन सिटीज हैं जो बीट द हीट का पार्ट है, तो उसमें से 30 सिटीज तो आपकी महाराष्ट्र से ही आ रही हैं। दुनिया भर के अंदर 230 से भी ज्यादा सिटीज हैं जो बीट द हीट का पार्ट है एंड इंडिया की तरफ से
44 ऐसी इंडियन सिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये है बीट द हीट, जो हमें यहाँ पे थोड़ा पता होना चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेजेस। देखो ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है ना, इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा गिनीज रिकॉर्ड यहाँ पे बना। क्या गिनीज रिकॉर्ड बना? 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेजेस यहाँ पे इन 24 घंटे के अंदर ली गई। आप नोटिस कर पाओगे 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे शपथ ली, प्लेज ली। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। क्या लिया प्लेज के अंदर? देखो इस प्लेज के अंदर बात करी गई कि भाई हम लोग एक शपथ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल होगा ना, वो एथिकल, इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एआई का इस्तेमाल तो किया पर वो एथिकल नहीं था, राइट, या फिर आपने सही ढंग से उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो ये यहाँ पर 2.5 लाख लोगों ने ये प्लेज ली है और इसीलिए गिनीज रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे दर्ज हो चुका है। तो 16 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ एंड इस तरह से 24 घंटे के अंदर ये आपको 2.5 लाख से प्लेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत ही काम हुआ इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। ठीक है, तो इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, डेटा प्रिवेसी के रिगार्डिंग जो मिस इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं हम यहाँ पे उसको भी यहाँ पे खत्म कर पाएंगे एंड अडॉप्शन होगा हमारा एथिकल एआई का और सिटीजन लेड आपका डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे थे, ठीक है, 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। हमने सोचा था कि 5,000 लोग शपथ लेंगे, पर 5,000 छोड़ो, यहाँ पे 2.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे शपथ ली है। ये है आपका एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज। अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। देखो जब हम बात करते हैं ना ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड हम इनको अनमैन्ड एरियन व्हीकल्स, यूएवीज के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जहाँ पर कोई भी ह्यूमन पायलट यहाँ पे उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर यहाँ पे नहीं होता, मतलब ह्यूमन पायलट को यहाँ पे नहीं होता। इसको नीचे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है पहले से। हम या तो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं इसको रिमोट से, या फिर हो सकता है कि वो पहले से जो भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क करें एंड अकॉर्डिंगली एआई की बेसिस के ऊपर नेविगेशन भी उसका हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के आपके ड्रोन्स हो सकते हैं। एक होते हैं माइक्रो एंड नैनो यूएवी, जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही क्लोज रेंज सर्वेलेंस के लिए जो होते हैं ना, उनको माइक्रो ड्रोन्स या फिर नैनो ड्रोन्स के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। एक होते हैं टैक्टिकल ड्रोन्स। टैक्टिकल ड्रोन्स कौन से होते हैं? ये मीडियम साइज के थोड़े से होते हैं, आपके मिलिट्री वगैरह वाले जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर एक होते हैं स्ट्रेटेजिक या कॉम्बैक्ट यूएवीज। ये बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं जिनका काम कहीं ना कहीं अपने एनिमी को टारगेट करना, कॉम्बैट वगैरह उसके अंदर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये तो बात होती है साइज के हिसाब से, छोटे, मीडियम साइज या फिर इस तरह से। बट एक होता है उनके काम के पर्सपेक्टिव से, जैसे एक होता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस समझ गए होंगे आप कि बॉर्डर सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए उनका यूज़ किया जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपके भीड़ भाड़ वाले एरियाज के अंदर भी सर्वेलेंस की जाती है, तो वो भी आपके सर्वेलेंस ड्रोन्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर एक कॉम्बैक्ट हो गया, भी मैंने आपको बता ही दिया, जिनके ऊपर मिसाइल्स वगैरह लगी होती हैं, स्ट्राइक्स के अंदर मदद करते हैं। फिर आपके एक लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको दवाइयाँ डिलीवर करनी है, कुछ और सप्लाई डिलीवर करनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक होते हैं कमर्शियल ड्रोन्स, ये आपका फोटोग्राफी के लिए, आपने देखा होगा ना कई बार अपनी शादियों के अंदर ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करी जाती है। फिर एग्रीकल्चर के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने कोई चीज़ स्प्रे करने के लिए, कोई पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करने के लिए, उनको हम कमर्शियल ड्रोन्स बोलते हैं। इसके अलावा इनकी रेंज के हिसाब से भी होते हैं, शॉर्ट रेंज मतलब जिनकी रेंज बस कुछ किलोमीटर की होती है, मीडियम रेंज जिनकी रेंज आपका 100 से 300 किलोमीटर होती है, लॉन्ग रेंज वाले ये आपका रेंज इनकी ज़्यादा भी होती है और लॉन्ग एंडोरेंस होता है इनफैक्ट यहाँ पे, कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक, मान लो 24 घंटे, एक दिन से भी ज़्यादा समय के लिए अपने हवा में रह सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब पॉइंट पता क्या है, हम लोग ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सरकार ने ये डेटा दिया है कि लगभग भारत में 38,500 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड ड्रोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका प्रॉपर नंबर है। एंड अगर हम बात करें जो पायलट हैं जो उसको चलाते हैं, मतलब जो रिमोट से कंट्रोल करते हैं, तो लगभग 40,000 इस तरह से डीजीसीए सर्टिफाइड आपको पायलट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और 250 के करीब आपको यहाँ पे भारत में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। एंड इनफैक्ट भारत बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना स्वामित्व स्कीम, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यहाँ पर हमारे जो गाँव में आबादी रेजिडेंशियल एरियाज है ना, वहाँ पर हम उनका प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके माध्यम से असेस ये किया जाता है कि मान लो आपकी फसल खराब हुई है तो कितना लॉस वहाँ पे हुआ है, ये ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिसीजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन्स अपने बन जाते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर जैसे आपका नमो ड्रोन दीदी जो स्कीम थी 2023 में स्टार्ट हुई,
तो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हमने यहाँ पे ड्रोन्स दिए। लैंड मैपिंग का मैंने आपको उसमें तो बता ही दिया। फिर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी कोशिश करता है कि ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो हर हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, कितना कितना काम हो गया, कितना कितना काम चल रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डेटा इस तरह से अपलोड करना पड़ता है ताकि हमारा कोई काम डिले ना हो। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के समय के ऊपर इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो गया, वहाँ पर मदद करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इसने यहाँ पर एक स्पेशल ड्रोन सिस्टम बनाया है डिजास्टर से लड़ने के लिए। फिर रेलवेज भी अपना ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। डिफेंस के अंदर भी ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेटली इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत के जो ड्रोन्स थे उन्होंने यहाँ पे एनिमी टारगेट्स को यहाँ पे मार गिराया इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भारत का ड्रोन इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आज के समय काम कर रहा है, राइट। देखो आज ना थोड़ा मुझे कहीं जाना है, तो आज इतना ही हम टॉपिक्स रखेंगे, बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था मालाबार पाइड हॉर्नबिल के बारे में। देखो इसका IUCN स्टेटस आपको नियर थ्रेटेंड आपको देखने को मिलेगा, ना कि वल्नरेबल, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपना यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। बी कॉरिडोर की बात करें तो येस दैट इज करेक्ट कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहता है कि कम से कम 3 डेडिकेटेड पॉलिनेटर कॉरिडोर हो 2026-27 तक, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम चाहते हैं। एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी, देखो ये जो है ना, ये सबसे नज़दीक जो सुपर अर्थ हमें देखने को मिलता है वो है, ये एस्ट्रॉयड नहीं है। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट की बात करें प्रोजेक्ट वॉल्ट, ये दरअसल में USA ने बनाया है ताकि एक तरह से उसके पास एक प्रॉपर रिजर्व रहे क्रिटिकल मिनरल्स और आपके रेयर अर्थ मिनरल्स का, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।